हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स। सो दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज ऑन लीनियर अलजेब्रा. So it is very important concept, so be with me. So first of all, what is linearly dependence and independence of vectors? See, let us say V over F, V a vector space over the field F. यहाँ पे आप लिख लो over the field F. ठीक, F कोई V कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F पे. देन V1, V2, Vn n वैक्टर्स V को बिलोंग कर रहे हैं एंड अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट इन वैक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n के साथ वो क्या हो रहा है भाई, ज़ीरो हो रहा है. ठीक, इन V1, V2, Vn वैक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन स्केलर्स के साथ क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है. सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 अल्फ़ा 3 V3 अप टू अल्फ़ा n Vn एंड दैट इज गोइंग टू बी ज़ीरो. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए. अगर मेरे पास सभी के सभी स्केलर्स ज़ीरो हो जाएं, मीनिंग अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n सभी के सभी स्केलर्स क्या हो जाएं भाई, ज़ीरो हो जाएं, तो इन वैक्टर्स को V1, V2, Vn को हम क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है. अगर मैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये ऐसे ही ज़ीरो हो रहा है. ठीक, तो अगर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n सभी स्केलर्स ज़ीरो हो जाएं इस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए. अब ध्यान से देखिए, अगर इस ऐसे किसी लीनियर कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करें और सभी के सभी स्केलर ज़ीरो आ जाएं तो ये वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, वे लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई भी एक या एक से ज़्यादा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर कोई भी एक स्केलर, अगर एटलीस्ट वन, कोई भी एक अल्फ़ा ही अगर ऐसा आ गया जो कि ज़ीरो नहीं है and this linear combination is still zero, then the vectors are said to be linearly dependent. ठीक, तो अगर कोई भी अल्फ़ा आई, एक अल्फ़ा आई, एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, मतलब सभी के सभी अल्फ़ा ज़ीरो नहीं होने चाहिए और ये लीनियर कॉम्बिनेशन तब भी ज़ीरो हो, तो इन वैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, लीनियरली डिपेंडेंट. तो मैं डिपेंडेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ, इंडिपेंडेंस अपने आप समझ में आ जाएगा. अब यहाँ से देखिए, मैं इसको समझाने के लिए एक, मान लीजिए V1 ऐसे लिख रहा हूँ, ये V1, V2, V3 तीन वेक्टर्स ले रहे हैं हम, V में ले रहे हैं. ठीक, V में तीन वेक्टर्स ले रहे हैं. ओके, अब हमारे पास स्केलर्स ऐसे ले लो आप, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3. ठीक, और ये सभी ज़ीरो नहीं है, नॉट ऑल ज़ीरो, नॉट ऑल ज़ीरो. देखो बेटा ध्यान से देखो, ये सभी ज़ीरो नहीं है. मेरे कहने का मतलब कोई ना कोई ऐसा एक है जो कि नॉन ज़ीरो है. हो सकता है दो ज़ीरो हो जाए, हो सकता है तीनों ही नॉन ज़ीरो हो, डजेंट मैटर. भी सभी ज़ीरो नहीं है, कोई ना कोई एक तो ऐसा है ही है जो कि ज़ीरो नहीं है. ठीक है, अब कोई भी मान लो, से अल्फ़ा 1 ज़ीरो नहीं है, अल्फ़ा 2 ज़ीरो नहीं है. समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ सभी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नॉन ज़ीरो है, ये भी भाई नॉन ज़ीरो है, और ये भी, इनमें से कोई भी ज़ीरो इक्वल नहीं है. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट यहाँ से इसको फॉलो करूँ, अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा 1 V1, अल्फ़ा 2 V2, अल्फ़ा 3 V3, ये क्या आ रहा है आपके पास, ज़ीरो. लीनियर कॉम्बिनेशन तो ज़ीरो है. ठीक, और ये स्केलर्स मेरे पास ना तो ये वाला ज़ीरो है, ना तो अल्फ़ा 1 ज़ीरो है, ना ही ये ज़ीरो है, ना ही ये बेटा कोई भी ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो हैं सभी. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालना चाहूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. जैसे कि मान लो मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, V1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी भी, ध्यान दो, V1 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से मेरे पास माइनस अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा 1 V2, ऐसे ही माइनस अल्फ़ा 3 ओवर, यहाँ पे मेरे पास आया अल्फ़ा अगेन अल्फ़ा 1 V3. अब इसको अगर मैं देखूँ तो मेरा जो V1 है V2 और V3 पे डिपेंड नहीं कर रहा क्या. अब ध्यान से देखो, मेरा जो V1 है V2 और V3 दोनों पे डिपेंड कर रहा है.
ठीक, दैट मीन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये डिपेंड कर रहे हैं और इनकी जो डिपेंडेंस है दैट इज लीनियर। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं, अगर आप में से कोई बोले कि सर एक को जीरो ले लो, मान लो अल्फा 3 आपका जीरो हो जाए, से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अल्फा 3 मेरा अगर जीरो हो जाए, अगर ये अल्फा 3 यहाँ पे जीरो हो गया तो क्या हुआ भाई, तो ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा। फिर अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये भी ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये सारे का सारा ये सब जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, फिर हमारा जो V1 है वो डिपेंड करेगा भाई V2 पे, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि V2 V1 पे डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक, अगर आप में से कोई ऐसा बोले कि सर ये भी ज़ीरो कर दो, कौन सा वाला भाई, अल्फा 3 हमने ज़ीरो कर दिया, अल्फा 2 भी ज़ीरो कर दो, तो क्या कर दो फिर, अगर ये भी ज़ीरो हो जाएगा तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो फिर हमारे पास क्या बचा, V1 क्या आ गया भाई, ज़ीरो, V1 क्या आ गया, ज़ीरो। अब यहाँ पे फिर आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन फिर ज़ीरो हो रहा है, बिकॉज V1 आपको दिख रहा है, बाकी के दोनों स्केलर ज़ीरो हो गए, 0 V3, ये दिस इज़ नॉट, ये अब तक ज़ीरो नहीं हुआ, तो कब क्या हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर जे मान लो सभी ज़ीरो हो जाएं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, पहले मैंने लिया अल्फा 3 मान लो नॉन ज़ीरो है, फिर अल्फा तीनों नॉन ज़ीरो है, फिर अल्फा 3 ज़ीरो कर दिया, फिर अल्फा 2 ज़ीरो कर दिया, तो वो पहला तो फिर 1 आ गया, वो तो 100% नॉन ज़ीरो है, इट्स ओके। तो लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंडेंस का मतलब क्या है, तीनों वेक्टर्स V1 V2 V3 आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और उनकी जो डिपेंडेंस है दैट इज लीनियर, अलजेब्रिकली बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, इंडिपेंडेंस को समझने के लिए मैं तीनों को ज़ीरो कर देता हूँ। अब अगर हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सभी ज़ीरो हो जाएं, ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, अल्फा 1 बाद में लिखता हूँ V1, अल्फा 2 V2, अल्फा 3 V3। अब बड़ा ध्यान से देखो, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तो मेरे ज़ीरो हो गए। एक्चुअली इसका मीनिंग ये हुआ, अल्फा 1 ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, V2 यहाँ पे फिर ये ज़ीरो है, V3। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑलवेज ज़ीरो होगा, चाहे V1 V2 V3 में कोई भी रिलेशन हो, समझ रहे हो? तो V1 V2 V3 आपस में डिपेंड नहीं करते किसी एक दूसरे पे, तो इनको क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आप धक्के से इनकी डिपेंडेंस निकालने की कोशिश करो, मान लो V1 0 V2, यहाँ पे प्लस 0 V3, अगर मैं ऐसा लिखना भी चाहूँ तो ये तो ऑलवेज इक्वल होगा, चाहे V1 V2 V3 कुछ भी हो। तो इसको बोलते हैं भाई लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। अब कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियरली डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के, आपके एग्ज़ाम में ऐसे एग्जांपल्स या क्वेश्चंस मिलते हैं। तो क्या है, तो हमारे पास है शो दैट द वेक्टर्स, ऑब्वियसली ये वेक्टर्स R3 के हैं, V3/R ऐसा लिख सकते हो। These vectors are linearly independent. Now, how to check whether the vectors are linearly dependent or independent? तो हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, मतलब दो मेथड्स हैं इनको चेक करने के लिए। तो पहला तो जैसे कि हम डेफिनेशन में लिखते हैं वैसे ही, तो मान लीजिए लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये आपके पास रियल्स हैं, मतलब फील्ड हमारे पास रियल की है, तो रियल को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपका पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये तीसरा वेक्टर हो गया। सो देयरफॉर such that the linear combination of these vectors with the scalars alpha 1, alpha 2, alpha 3 should be 0, meaning alpha 1 1 2 3 plus alpha 2 5 7 1 and तीसरा है भाई alpha 3 2 6 3 and that should be 0 vector। 0 vector कैसा होगा भाई, तो लिख लो आप 0, 0, 0 ऐसा ही होगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, पहले अल्फ़ा को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लो, फिर यहाँ अल्फ़ा 1 को, अल्फ़ा 2 को, अल्फ़ा 3 को, तो पहले वाले फर्स्ट पोजीशन वाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 कॉमा, अब सेकेंड वाली तो 2 अल्फ़ा 1 आया यहाँ से प्लस 7 अल्फ़ा 2 और यहाँ से आया भाई अल्फ़ा 3 6 अल्फ़ा 3 एंड उसके बाद नेक्स्ट
थर्ड वाले क्या है 3 अल्फ़ा 1 और यहाँ से आया भाई आपका अल्फ़ा 2 और यहाँ से आया 3 अल्फ़ा 3 एंड दैट टपल इज इक्वल टू 0 0। ठीक है जी। अब इसको कंपेयर कर लो, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल। अब ध्यान से देखो मेरे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने से मेरे पास 3 इक्वेशंस बन रही हैं। यहाँ से ये पहले वाला ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो पहली इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू 0। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी तो 2 अल्फ़ा 1 प्लस 7 अल्फ़ा 2 प्लस 6 अल्फ़ा 3 अगेन 0। अब तीसरा यहाँ से आया 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 3 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू, 3 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके निकाल लो। देयर आर सो मेनी मेथड्स, एलिमिनेशन लगा दो या तो कुछ भी लगा लो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय सॉल्विंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशंस हमारे पास अल्फ़ा 1 वो भी 0 आएगा, अल्फ़ा 2 भी 0 आएगा, अल्फ़ा 3 भी 0 आएगा, तीनों 0 आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब एक दूसरा ट्रीटमेंट भी है इसका, अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का भाई यूनिक सोल्यूशन होता है, कब होता है भाई, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। यहाँ पे आप इनकी वैल्यू निकाल लो। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर तो इनका डिटर्मिनेंट कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो इनका जो सोल्यूशन होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, नॉन ट्रिवियल होता है। अगर कॉफिशिएंट मैट्रिक्स इसका क्या बन रहा है भी, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स इसका बन रहा है यहाँ से अगर 1, यहाँ पे 5, यहाँ से आ रहा है 2, फिर आ गया 2 7, ये रहा आपका 6 व्हाटएवर। ठीक, तो ये रहा 3, यहाँ से आया 1, ये 3। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो आप। अगर ये डिटर्मिनेंट, ध्यान से देखना, दिस डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तब भी इनका सोल्यूशन 0 आएगा, मीनिंग ट्रिवियल सोल्यूशन 0 0 0 सोल्यूशन इसका कब आता है भाई, जब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन ज़ीरो। इसका डिटर्मिनेंट आप चेक कर सकते हो, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट 0 इक्वल नहीं है। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ए एक्स इज इक्वल टू 0, इसका हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ट्रिवियल सोल्यूशन मीनिंग 0 0 0 सोल्यूशन होता है जब ए का डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो इसका सोल्यूशन होता है नॉन ज़ीरो, मतलब नॉन ट्रिवियल। ठीक, तो यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया, नॉन ज़ीरो, तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक बड़ा सिंपल है, आप इसको शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो। इसको आप फर्स्ट कॉलम में लिख लो 1 2 3, इसको सेकंड कॉलम में लिख लो 5 7 1, इसको थर्ड कॉलम में लिख लो 2 6 3 और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। अब एक डायरेक्ट मेथड बन गया हमारे पास। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर सम हो डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन। अब ऐसा सा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, यहाँ पे मेरे पास है if the column vectors, these are the column vectors 1 2 k 3 5 7 1 2 are linearly dependent, then find the value of k। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा, तो जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करो, जैसे कि 1 2 3 k 3 5 7 1 2, तो यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट वाला मेथड हम लगा सकते हैं। ठीक, तो 3 वेक्टर्स हैं, 3 इनके एलिमेंट्स हैं, तो लगा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई चौथा वेक्टर होता तो फिर नहीं लगा सकते। वेक्टर्स भी उतने होने चाहिए, उनके एलिमेंट्स जो हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, जो कॉलम वेक्टर है,
ठीक है, तो वो भी उतने ही होने चाहिए तब भी लगेगा, अदरवाइज तो फिर मतलब कि वो आपका बनेगा ही नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल ही नहीं है। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट बोला है इसने, डिपेंडेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। यहाँ से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉर्ट आउट कर लो तो हम के निकाल सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो, तो यहाँ से आया भाई आपका तो 6 - 5 फिर माइनस के, अब यहाँ से आया भाई आपका 4 - 3 और यहाँ से आपके पास आया भाई 7, तो ये रहा 10 - 9, तो इसको आप दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से आप के निकाल सकते हो बड़े आराम से, तो यहाँ पे आया आपका 1, कैलकुलेट कर लो, आप कोई ख़ास बात नहीं है, माइनस के ही रह गया, तो यहाँ पे आया भाई आपका 7 ही रह गया प्लस का, दैट इज़ इक्वल टू 0, तो के आया भी आपके पास 8, दैट्स इट। तो यहाँ इसमें क्या है, कुछ नहीं है, आपके पास कुछ कॉलम वेक्टर्स दिए हुए हैं, वो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो के की वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है। अब एक बात और भी है, यहाँ से अगर मान लो वो ऐसा भी कह सकता है दिस सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तब के निकालो, तो फिर हमें कुछ नहीं करना, सारे का सारा यहाँ पे नॉन जीरो कर देना है लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए, तो ये भी नॉन जीरो हो जाएगा, ये भी नॉन जीरो, मीनिंग यहाँ पे जो के है आपका वो 8 नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, उसके लिए ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब हमारे पास डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस को लेकर के एक सिंपल सी थ्योरम है। मान लीजिए V मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, देन प्रूव दैट एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट ऑफ V इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर F एंड एवरी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट ओवर F। अब इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब पहला पार्ट जो है इसमें क्या है, प्रूफ करने जा रहा हूँ, बेटा ध्यान से देखो, every non-zero singleton subset of the vector space is linearly dependent। मान लीजिए ये मेरे पास S यहाँ पे एक V है and V is non-zero, every singleton subset non-zero singleton set, that means V S में क्या है, only V है, singleton है, and this V is not equal to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको मुझे प्रूव करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ध्यान से देखो बेटा, एक इसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही वेक्टर है V, स्केलर तो कोई है ही नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा कोई F फील्ड को बिलोंग कर रहा है सच दैट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा के साथ ही होगा, बिकॉज और तो कुछ है ही नहीं है, सिंगलटन है, तो अल्फ़ा V इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा स्केलर है और स्केलर और एंड वेक्टर का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 0 एंड ऑब्वियसली V इज़ नॉन ज़ीरो। ऊपर दिया हुआ है मेरे पास V इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ non-zero singleton set, that's why this V is non-zero। if this V is non-zero and this product is 0 तो obviously मेरे पास एक ही सिचुएशन बचती है कि अल्फ़ा को क्या होना पड़ेगा भाई, 0। वही बात हो गई, अगर अल्फ़ा आपका एक ही स्केलर था वही 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका S था V वो क्या हो गया भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट ऐसे देखो आप, वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात ही है, ए सेट कंटेनिंग ए जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब मेरे पास मान लो लेट ये मेरे पास एक सेट है कुछ ऐसा V1 V2 अब V3 व्हाटएवर जो भी Vn तक ले लो आप, इसमें से कोई एक जीरो है, कंटेनिंग ए जीरो वेक्टर, इसमें जीरो वेक्टर है, मीनिंग ये कुछ ऐसा है सच दैट कोई ना कोई Vi ज़ीरो है फॉर सम i, किसी न किसी एक i के लिए, मतलब Vi कोई ज़ीरो है, V1 भी हो सकता है, कोई एक ले लिया मैंने, ज़ीरो है। अब अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 अप टू अल्फ़ा i Vi एंड सो ऑन अल्फ़ा n Vn। अब बड़ा ध्यान से देखो, ये Vi एक Vi 0 है, मान लो बाकी के सभी स्केलर 0 हो जाएं, सपोज से बाकी के सभी स्केलर 0 हो जाएं, हाँ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, डोंट नो, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होता है लीनियरली डिपेंडेंट के लिए, ठीक। अब Vi इसका खुद 0 है, देखो भाई अल्फ़ा 1 अगर मैं 0 मान लूँ
तो ये तो फिर मेरा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा ज़ीरो। अब यहाँ पे बात आती है ये अल्फ़ा आई, तो वी आई यहाँ पे खुद ज़ीरो है, तो बाकी सभी क्या होंगे ज़ीरो वी एन। देखो बेटा ध्यान से, बाकी तो सभी ज़ीरो हो गए जस्ट बिकॉज अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू सभी ज़ीरो हैं, अल्फ़ा एन भी ज़ीरो है। अल्फ़ा आई के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ ज़ीरो है या नहीं है, बिकॉज वी आई ही ज़ीरो है। यहाँ पे जो आपका वी आई है वो क्या है भाई, ज़ीरो है, तो इसको ज़ीरो होने के लिए अल्फ़ा आई का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, मतलब अल्फ़ा आई मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। Okay, that's why we can say that the vectors containing a set containing a zero vector is linearly dependent. Now there is another theorem and very simple one. See, let V be a vector space over the field F, then we have to prove that the set V1 V2 is linearly dependent. ये set आपके पास linearly dependent होगा if and only if V1 V2 are collinear। ठीक है, अगर ये वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो तो V1 V2 क्या होंगे भाई, कोलिनियर होंगे। अगर कोलिनियर होंगे तो ये सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब कोलिनियर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वन, इसका मतलब ये भी है वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। एक जो है दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। एंड सेकंड इज द सेट v1 v2 v3 इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर को हम कैसे लिखते हैं, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं हम, वन कैन बी रिटन एज वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग टू। तो ऐसे भी कह सकते हैं हम, एक को हम लिख सके किसी भी एक को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग टू। तो करते हैं प्रूफ, सिंपल है। प्रूफ के लिए बेटा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे पहले हम इसको मान लेते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। तो लेट V1 V2 ये वाला सेट जो आपका है, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट है सो ऑब्वियसली कोई ना कोई मतलब, तो सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अल्फा वन अल्फा टू नॉट बोथ ज़ीरो। दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक तो ऐसा होगा ही होगा जो कि नॉन ज़ीरो है। एंड आई डोंट नो कौन सा, मैं अल्फ़ा वन को मान लेता हूँ, तो से अल्फ़ा वन इज़ नॉन ज़ीरो। अल्फ़ा टू के लिए मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये तो श्योर है ज़ीरो होगा भाई, अल्फ़ा वन V1 प्लस अल्फ़ा टू V2 इज़ ज़ीरो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई थिंक अल्फ़ा वन V1 कैन बी रिटन एज माइनस अल्फ़ा टू V2 एंड फाइनली आई थिंक वी आर अराइव्ड। तो यहाँ पे माइनस अल्फ़ा टू ओवर अल्फ़ा वन V2 ये आपका स्केलर है, तो हो गया भाई V1 को हमने लिखा एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ V2 बिकॉज इसका जो अल्फ़ा वन है वो तो ज़ीरो है ही नहीं, उससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अल्फ़ा टू को नॉन ज़ीरो मान के चलो तो V2 को मैं लिख सकूँगा एज ए लीनियर मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ V1। तो अल्टीमेटली इसको फिर मेरे ख्याल से जो हो गया V1, इसको मैं कुछ भी मान सकता हूँ, उसे लैम्डा मान लो आप V2, तो V1 इज लैम्डा V2, तो V1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ V2, सो देयरफॉर V1 एंड V2 आर कोलिनियर। यहाँ से आप लिख सकते हो V1 एंड V2 आर कोलिनियर। अब कन्वर्सली, इफ एंड ओनली इफ है तो कन्वर्स पार्ट भी करेंगे। अब हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं भाई वेक्टर्स कोलिनियर हैं, ये आपका जो सेट है V1 V2 दिस इज ये आपके पास दिया हुआ लीनियरली डिपेंडेंट, सॉरी ये दोनों वेक्टर्स जो हैं V1 V2 दोनों क्या हैं आपके पास कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, तो यहीं से हम स्केलर यही ले लेते हैं। तो V1 कैन बी रिटन एज, यहाँ पे आप लैम्डा V2 कह लो आप, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो V1 माइनस लैम्डा V2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे भाई आपका जो अल्फ़ा, इसको वन मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे वन लिख लो। तो ध्यान से देखो अल्फ़ा आपका वन है, तो अल्फ़ा वन हो गया, अल्फ़ा टू लिख लो दूसरे वाला, अल्फ़ा टू आपका माइनस गामा है, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़ीरो हो चाहे ना हो, ये तो कंफर्म है ना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ज़ीरो।
अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो आ जाए तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम लिख सकते हैं V1, दिस सेट V1, द सेट V1 V2 इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, अब हमारे पास इस सेट को हम लीनियरली डिपेंडेंट मान के चलेंगे और इन V1 V2 V3 को हम क्या प्रूव कर देंगे भाई, कोप्लेनर। तो मान लो आप, लेट द सेट V1 V2 V3 इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट है तो मीनिंग क्या हुआ, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यहां पे लिखो नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं होने चाहिए, बिलोंग्स टू द फील्ड सच दैट, बट लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन V2 अल्फा 3 V3 दिस इज गोइंग टू बी जीरो। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई एक नॉन जीरो है, या तो अल्फा 1 या तो अल्फा 2 या तो अल्फा 3, किसी एक को मान लेते हैं। पहले कोई मान लेते हैं अल्फा 1 इज नॉन जीरो, बाकी अल्फा 2 अल्फा 3 के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, आई डोंट नो, तो उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा 1 V1, बाकी सभी को इस साइड शिफ्ट कर दो, हम 2-3 बार ऐसे कर चुके हैं, V2 माइनस अल्फा 3 V3 हो गया भाई यहाँ पे। फिर इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो V1 कैन बी रिटन एज माइनस अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 V2, फिर यहाँ पे प्लस लिख लो आप, चलो माइनस इनसाइड ले लेता हूँ मैं, अल्फा 3 ओवर अल्फा 1, फिर V यहाँ पे 3 लिख लो। अब बेटा ध्यान से देखो, तो V1 हो नहीं गया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V2 एंड V3, इसको कोई एक स्केलर मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ V1, इसको मैं अल्फ़ा लिख लेता हूँ, अल्फ़ा V2, ये हो गया आपका बीटा V3। देखो बेटा ध्यान से देखो, जो V1 है दैट इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V2 एंड V3। अगर आप किसी भी एक वेक्टर को लिख सको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग टू, तो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, देयरफॉर V1 V2 V3, ठीक है जी, आर coplanar। If one can be written as linear combination of the remaining two, then the vectors are coplanar। अब इसका कन्वर्स मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कैसे करोगे कन्वर्स। अब ध्यान से देखो, कन्वर्स के लिए बेटा यहाँ पे मैं इसको कोप्लेनर मान के चलूँ तो मैं लिख सकता हूँ वन कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग टू। तो V1 को लिख लिया मैंने एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर यहाँ से अगर मैं चलूँ, पहले मैंने ये लिखा फिर ये लिखा, अब हो गया मेरे, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो V1 ये आएगा माइनस अल्फा V2 माइनस बीटा V3 इज ज़ीरो। अब ये ज़ीरो हो ना हो, ये ज़ीरो हो ना हो, यहाँ पे तो कंफर्म है ना, ये तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। अगर एक भी नॉन ज़ीरो हो जाए तो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। आई थिंक मैंने कर ही दिया, फिर भी आप देख लो। अब मेरे पास एक थ्योरम है, एक्चुअली दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस वन, जो हमने पहले थ्योरम की थी। पहले एक वेक्टर के लिए था, फिर 2 के लिए था, फिर 3 के लिए, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 V3 अप टू Vn बोल लो, n वेक्टर्स obviously subset of the vector space over the field F are linearly dependent if and only if one can be written as linear combination of the remaining vectors। तो अगर आप किसी एक वेक्टर को लिख सको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स, तो ये पूरे का पूरा सेट जो है वो क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। और इसका कन्वर्स भी है। तो वैसे तो सिंपल है, हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, चलो फिर भी मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहले हम मान लेते हैं जो आपके जो वेक्टर्स हैं, दिस सेट V1 V2, यहाँ पे कोई लिख लो आप Vk और एंड सो ऑन अप टू Vn, दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। इसको आप लीनियरली डिपेंडेंट मान के चलो, ठीक। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो कोई मतलब किसी एक वेक्टर को हम लिखने की कोशिश करेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स। तो हमारे पास कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा k एंड सो ऑन अल्फा n, ये फील्ड के एलिमेंट है, सच दैट जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इनका अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2
अल्फ़ा के वी के एंड सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन है जो 0 के इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, किसी एक वेक्टर को हमने लिखना है। यहाँ पे एक बात बेटा ध्यान से देखो, दे आर नॉट ऑल ज़ीरो, नॉट ऑल ज़ीरो, सभी ज़ीरो नहीं है, इसमें से कोई ना कोई ऐसा है जो कि नॉन ज़ीरो है। तो हम क्या मान के चलते हैं, किसी एक वेक्टर को हमें प्रूव करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर, तो हम ऐसे वेक्टर को लिखेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर जिसका स्केलर नॉन ज़ीरो है। तो सीधी सी बात है, अदरवाइज तो लिख ही नहीं सकते। तो मान लेते हैं अल्फ़ा के हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो लेट जो आपका अल्फ़ा के है जो दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो वैसे करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अगर हमारा अल्फ़ा के नॉन ज़ीरो है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई अल्फ़ा के वी के, यहाँ पे मैं वी के की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ इस लीनियर कॉम्बिनेशन से। सभी को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, सीधी सी बात है। अल्फ़ा वन वी वन माइनस अल्फ़ा टू वी टू से लेकर के एंड सो ऑन, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा के माइनस वन वी के माइनस वन वो भी आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वाला अल्फ़ा के प्लस वन वी के प्लस वन ये भी तो आएगा, ठीक। एंड वी के नहीं आएगा, वो तो मैंने लेफ्ट में रख लिया, ठीक है। अब चलो आगे, आगे हमारे पास अल्फ़ा एन वी एन वी तो आएगा भाई माइनस का। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से वी के की, तो बड़े आराम से वी के की वैल्यू निकल सकती है, निकालो फिर। तो कुछ नहीं है, वी के मेरे पास क्या आया, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, तो माइनस अल्फ़ा वन ओवर अल्फ़ा के से बेटा डिवाइड कर दो, बिकॉज इट इज़ नॉन ज़ीरो तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। यहाँ पे आया अल्फ़ा वन माइनस फिर अल्फ़ा टू ओवर यहाँ पे वी वन था, ठीक, अल्फ़ा के अगेन, तो यहाँ पे वी टू एंड सो ऑन, चलते रहो ऐसे, माइनस अल्फ़ा के माइनस वन ओवर अल्फ़ा के, यहाँ पे वी के माइनस वन, फिर नेक्स्ट वाला इसमें वी के वाला स्किप है, तो ये आया भाई आपके पास अल्फ़ा के प्लस वन, अल्फ़ा के यहाँ पे वी के प्लस वन से लेकर के अप टू अल्फ़ा के अल्फ़ा एन ओवर अल्फ़ा के, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आया आपका वी एन, ठीक। देखो बेटा हो गया, इसको हम कुछ मान लेते हैं, हो गया जी, इसको बीटा मान लो, ठीक, चाहे गामा मान लो। तो वी के यहाँ पे आया आपके पास बीटा वन वी वन, फिर बीटा टू वी टू एंड सो ऑन, बीटा के माइनस वन वी के माइनस वन, चलते रहो भाई, बीटा के प्लस वन वी के प्लस वन एंड बीटा एन वी एन। हो गया भाई, एक वी के को मैंने लिख दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर। इस वी के को छोड़ के इसको मैंने लिख दिया जितने भी रिमेनिंग वेक्टर्स थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे। तो हम कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा बात आती है कन्वर्स की। कन्वर्स के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, सुनो। अब मैं क्या लेके चल रहा हूँ, वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर। वही लिखा मैंने, उल्टा कर दिया यहाँ पे, वी के को मैंने यहाँ पे लिख दिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू वी के माइनस वन वी के प्लस वन से लेकर के वी एन तक लिख दिया। ओके तो इसको फिर मैं वैसे पहले मैं राइट पे लाया था, अब मैं अगर मैं लेफ्ट पे लेके जाऊंगा, आई डोंट नो ये ज़ीरो है कि नहीं है। जो इसका कोफिशिएंट है वो तो 1 है भाई, ये तो 100% श्योर है कि ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो मान लो ये आपका अल्फ़ा के है, अल्फ़ा के आपका ज़ीरो नहीं है। अगर एक भी नॉन ज़ीरो स्केलर आ गया आपके पास सच दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन इज ज़ीरो, देन द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, हालांकि ये प्रीवियस थ्योरम्स की मॉडिफिकेशन ही है, ठीक। तो बट ये एग्ज़ाम में भी आती है। आगे हम एग्जिस्टेंस थ्योरम एंड एक्सटेंशन थ्योरम करेंगे बेसिस के लिए, वहाँ पे ये वाली थ्योरम और इससे जो प्रीवियस थ्योरम थी इनके कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। होगी ऐसे ही, ध्यान से देखिए आप, V ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है, ये वाला सेट
जो है ऑब्वियसली सबसेट है V का, दिस इज एंड दिस इज ए सेट ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स। ध्यान से देखिए यहाँ पे, दिस इज ए सेट ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स, दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दिस VM M lies between 2 to n can be written as linear combination of preceding vectors। इसका मीनिंग तकरीबन प्रीवियस थ्योरम के जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या है, आपका जो VM है उसको हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। वहाँ पे तो था वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स, यहाँ पे है वन वेक्टर VM कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब उससे पहले वाले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन पे तौर पे लिखना है हमें इस VM को। देखो बड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान के चलते हैं, लेट दिस सेट S जो है दिस इज V1 V2 जो है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई, हाँ VM इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। लो भाई इसको मैं लीनियरली डिपेंडेंट मान के चलता हूँ। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, अब ध्यान से देखिए, तो मेरे पास α1 α2 α3 नॉन जीरो कोई ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, बट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो इनका स्केलर्स के साथ है वो दैट शुड बी ज़ीरो। ठीक, तो सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट α1 α2 अप टू αm, ये सभी के सभी नॉन ज़ीरो हैं। ठीक, सच दैट α1 V1 α2 V2 अप टू αm VM। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने गड़बड़ नहीं की, जानबूझ के की। αm जो है दिस इज़ नॉन ज़ीरो, और उसके बाद वाले भाई वो कहाँ पे गए, αm+1। चलो एक बार लिखते हैं VM+1, ठीक है, एंड αm+2, एक बार लिखता हूँ VM+2। अब बाद में आएगा αn Vn। ये वाले सारे मैंने नहीं लिखे वहाँ पे, ध्यान से देखो, ये सारे के सारे स्केलर नॉन ज़ीरो हैं। तो m इज़ द लार्जेस्ट स्पेक्स यू कैन से फॉर विच अल्फ़ा इज़ नॉन ज़ीरो। जो ये इसके बाद वाले हैं बेटा, ये सारे के सारे ज़ीरो हैं, ये सारे के सारे ज़ीरो हैं। α1 α2 अप टू αm ये नॉन ज़ीरो हैं। इसके जो बाद वाले स्केलर्स हैं αm+1 αm+2 वो सारे के सारे क्या हैं भाई, ज़ीरो। अगर आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, एंड अगर चलो थोड़ा ऐड करते हैं, αm+1 αm+2 अप टू αn तक ये सभी के सभी ज़ीरो हैं, सच दैट ये लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो। अब सीधी बात है, ध्यान से समझो, m लार्जेस्ट स्पेक्स है जिसके लिए आपका अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है, उसके बाद वाले जितने भी होंगे वो सभी के सभी ज़ीरो हैं। अब थ्योरम वैसे की वैसे ही है। अब यहाँ पे ये तो सभी आपके ज़ीरो हो ही गए हैं, तो वही बच्चा ये, तो यहाँ पे देखो आप α1 V1 α2 V2 अप टू αm VM इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बेटा सारे के सारे ज़ीरो होने से क्या हुआ, ये सारा ज़ीरो होगा बच्चा जी। तो αm तो नॉन ज़ीरो है, αm इज़ नॉन ज़ीरो। अगर αm नॉन ज़ीरो है तो इसको मैं वैसे लिखूँगा αm VM एंड दैट क्या, बाकी सभी ऐसे ही लिखेंगे, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। α1 V1 माइनस α2 V2 माइनस αm m-1। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या आया, VM को मैंने लिखा माइनस α1 ओवर αm V1 माइनस α2 m यहाँ पे V2 एंड सो ऑन माइनस αm-1 ओवर αm VM-1। अब ध्यान से देखो भाई, इन स्केलर्स को कोई नाम दे दो, बीटा लिख लो आप, वट एवर। V1 को मैंने लिखा, यहाँ पे लिख लो भाई β1 V1 प्लस β2 V2 अप टू βm-1 VM-1। ठीक, लिखा गया। तो VM को मैंने लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जितने भी इसके प्रीवियस एलिमेंट्स थे m के बाद वाले, m के पहले वाले जो भी है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने इसको तो मेंशन ही नहीं किया, ये तो बेटा अंडरस्टूड है, क्यों नहीं मेंशन किया। जो m है आपका 2 से n के बीच में लेना है मुझे, 1 क्यों नहीं लेना m। अगर अब ध्यान से देखो, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे m को 1 लूँ, m को 1 लेने का मेरा मतलब क्या हुआ
कि मुझे मेरे पास एक ही, यानी कि जो आपका अल्फ़ा 1 है वही नॉन ज़ीरो है, बाकी तो सभी ज़ीरो हैं। सुनो, अल्फ़ा 2 लेने का मतलब हुआ अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी इस तरफ वाले सारे ज़ीरो हैं। अगर मैं अल्फ़ा 1 ही ज़ीरो मान लूँ, है ना, सुनो, अगर अल्फ़ा 1 लार्जेस्ट स्पेक्स ले लूँ, अल्फ़ा 1 नॉन ज़ीरो मान लूँ, बाकी अल्फ़ा 2 से लेकर के सभी सारे के सारे ज़ीरो हो जाएं, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी, मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ यही बचेगा अल्फ़ा 1v। ये तो सारे के सारे ज़ीरो ही हैं, जैसे कि ये ज़ीरो हो गए थे ना, तो ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। अब बेटा ध्यान से देखो, v1 तो नॉन ज़ीरो है, v1 क्योंकि ये सेट पूरे का पूरा नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का है, तो फिर यहाँ पे अल्फ़ा 1 को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो है। ये तो गड़बड़ होगी, अल्फ़ा 1 क्या होगा, ज़ीरो, तो ये तो लीनियरली फिर इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट कहाँ हुआ, समझ रहे हो आप। तो वैसे भी मैं ये लिख ही नहीं सकता, तभी इसने यहाँ पे लिखा कि m लाइज बिटवीन 2 to n। तो दैट्स ऑल। इसका कन्वर्स आप कर सकते हो वैसे ही जैसे हमने 2-3 बार किया हुआ है, इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, तो बाकी बीटा 1 बीटा 2 बीटा m-1 ज़ीरो हो चाहे ना हो, ये तो अंडरस्टूड है, ये ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पे 1 है ना, जो ये तो 1 है, ये तो कभी ज़ीरो नहीं होगा, तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो दैट्स ऑल। इसको आप ध्यान से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक। तो ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है जी।